वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज की बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का पेपर चल रहा है। इसमें आपको मैं भूगोल ज्योग्राफी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन जो आपको मॉडल पेपर में पूर्ण रूप से नहीं बताया गया, वो आज यहाँ पर हम पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी आज की क्लास में कि आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो इसमें इस वीडियो में आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे देखिए, आंसर आप यहाँ पे देखिए, तो दोनों में से एक भी आपका एक एक ज़रूर करके आप ऐसे तैयार कर सकते हैं अपने आप को। और क्लासेस तो वेरी इंपॉर्टेंट होगी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये आपको प्राप्त होगी कि किस तरीके से हमें पेपर में लिखना है, कैसे हमें अपने पेपर को क्लियर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को देना है। और सबसे अहम बात ये है दोस्तों कि आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत ही मज़े आने वाले होंगे। अगर सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ वीडियो को हमारे देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आज का जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो ह्यूमन ज्योग्राफी होगा और इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के अंतर्गत जो प्रश्न आपका बनाया गया है वो आपके पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करके आपको एक दो वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना आए और अच्छे से तैयार भी कर ले। तो इसी तरीके से मैं आपको अगला आपको जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं कि कैसा क्वेश्चन आज का आपके पेपर में आया और कितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपका है कि मानव भूगोल में नियतिवाद का संकल्पना का सोदाहरण विवेचना कीजिए। बात करें तो ये आपका अगर प्रीवियस ईयर को का क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर आपका माना जाता था पहले, तो ये बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। यानी कि 2016 में भी पूछा गया था, 17 में पूछा गया और 18 में पूछा गया। और फिर नेक्स्ट टाइम 19 को भी आपको ये 2019 में भी क्वेश्चन ये बराबर पूछा गया। तो ये लगातार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि मानव भूगोल में जो नियतिवाद की संकल्पना है, इसको सोदाहरण सहित विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन बन के आता है आपका। यानी कि जो भूगोल में नियतिवाद है, इसकी नियतिवाद की जो संकल्पना है के बारे में आप लोग के बारे में लिखना है। अब इसमें आपको आंसर में कैसे लिखना है आपको कि मानव भौतिक पर्यावरण की उपज है। जो मानव है वो भौतिक पर्यावरण की उपज है की विचारधारा का तात्पर्य वातावरण निश्चयवाद या नियतिवाद की विचारधारा से है। इसका तात्पर्य यह है कि मानवीय क्रियाकलापों में पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव आवश्यक पड़ता है। इस विचारधारा की स्पष्टता है पड़ता है इस विचारधारा का स्पष्टता मान्यता है कि मानव प्रकृति का दास है। यानी कि इसमें इस विचारधारा से यह प्राप्त स्पष्ट होता है कि जो मानव है वो प्रकृति का क्या है, दास है। जिसे कहते हैं हम लोग क्या, जिसे कहते हैं उसके अंडर में है। यानी कि उसका एक हिसाब से मतलब दास माना था कि उनका सेवक माना था है। तो इस तरीके से जो ये प्रकृति है उसका मनुष्य क्या है दोस्तों, सेवक है। तो ये नियतिवाद से बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें आएगा यह विचारधारा प्राचीन यूनानी विद्वानों से प्रारंभ होकर उत्तर मध्यकाल तक सुदृढ़ बनी रहे। आज भी इस विचारधारा के पक्ष में अनेक विद्वानों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। वातावरण निश्चयवाद का विकास, यानी कि वातावरण से निश्चयवाद का विकास, ये हेडिंग होगा आपका। इसमें लिखना है कि प्राचीन यूनानी विचारकों की मान्यता है कि मनुष्य के कार्य प्रकृति शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसके द्वारा? जो मनुष्य के कार्य की जो प्रकृति शक्ति है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। और हिप्पोक्रेटिस ने ईसा से 460 वर्ष पूर्व मनुष्य अपने विचार व्यक्त करते हुए यूरोपियन एवं एशियाई लोगों की तुलना करते हुए लिखा था कि इन दोनों जातियों में भिन्नता जलवायु की भिन्नता के कारण है। किसके कारण है? जो दोनों की जातियाँ हैं जो जलवायु की भिन्नता के कारण है। इसके अतिरिक्त वातावरण की स्थिरता की पुष्टि में उन पर्वतीय प्रदेशों के निवासियों की तुलना जो लंबे, विनम्र एवं साहसी होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि विपरीत शारीरिक गठन वाले दुबले पतले सुंदर तथा बलवान शुष्क निचले प्रदेश के लोगों से की गई है।
तो ये जो वातावरण का निश्चय का विकासवाद है, इसके बारे में यहाँ पे आपको क्लियर किया है इन्होंने, किसके द्वारा, हिप्पोक्रेटिस ने कहा है कि जो वातावरण है पर्वतीय प्रदेशों की तुलना में और लंबे हैं, विनम्र एवं साहसी होते हैं वहाँ के व्यक्ति, और व्यक्ति जो शारीरिक गठन है वो दुबले पतले सुंदर तथा क्या होते हैं, बलवान, शुष्क निचले प्रदेशों के लोगों से पाए जाते हैं। ये उन्होंने वहाँ पे आपको क्या किया है, इन्होंने डिवाइड किया है आपको, यानी कि उनका कारण बताया है। फिर अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, यानी कि अरस्तु के पुस्तक पॉलिटिक्स में इसी विचारधारा को व्यक्त करते हुए लिखा है कि यूरोप के शीत प्रधान देशों के निवासी बहादुर होते हैं। कहाँ के होते हैं, यानी यूरोप के जो शीत प्रधान देशों के निवासी हैं वो क्या हैं, बहादुर होते हैं, परंतु विचारों तक और तकनीकी गुण की उनमें कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया के निवासी विचारवान और कुशल होते हैं, परंतु उत्साही नहीं। यूनानवासियों, यानी कि यूनानवासियों को जो दोनों महाद्वीपों के मध्य स्थित हैं, दोनों ही क्या होता है, विशेषताओं वाला माना है। अब यहाँ पे 16वीं शताब्दी में जीन वेदिन ने इसी विचारधारा की पुनरावृत्ति की मॉन्टेस्क्यू ने भी वातावरण की प्रधानता के इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। किसने, कि 16वीं शताब्दी में जीन वेदिन ने इसी विचारधारा को दोहराया था, यानी कि पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, दोहराया था। यही जो मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि कौन थे, जीन वेदिन जी ने। और फिर मॉन्टेस्क्यू ने भी वातावरण की प्रधानता के इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया। उनका कथन क्या है दोस्तों, कि ठंडी जलवायु के लोग शारीरिक दृष्टि से सशक्त, साहसी, स्पष्ट वक्ता, कम संकालु एवं कपट रहित होते हैं। कैसे होते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि साहसी होते हैं, शारीरिक से दृष्टि से सशक्त होते हैं, यानी कि बहुत ही मजबूत होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, यानी कि सही चीज़ से वो सारी चीज़ क्रमवाइज से करते हैं। फिर कम संकालु होते हैं एवं कपट रहित होते हैं। और जबकि दक्षिण के लोग की इनकी तुलना में जो भीरू, शारीरिक रूप से दुर्बल, निरोधकी तथा निष्क्रिय होते हैं। क्या सक्रिय, इनके बजाय वो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो ये किसने ये कहा था, ये मॉन्टेस्क्यू जी ने यहाँ पे अपना विचारधारा प्रकट किया है। फिर प्राचीन तथा मध्यकालीन विचारकों ने जलवायु के प्रभावों को मनुष्य तथा उसके समूहों के अनुरूप ही अंकित किया है, किंतु वर्तमान युग से विशेषकर 18वीं शताब्दी के पश्चात संपूर्ण भौगोलिक वातावरण के सामूहिक प्रभावों को अंकित किया जाने लगा। वातावरण के अप्रत्यक्ष प्रभावों को मान्यता प्रदान की जाने लगी। वातावरण निश्चयवाद की भौगोलिक निश्चयवाद भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि भौतिक वातावरण के कारण ही किसी क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग के क्रियाकलापों और आचार विचार को निश्चित रूप करते हैं। इस सिद्धांत का जन्म और विकास जर्मनी में हुआ 18वीं शताब्दी में कांट ने, तथा अब यहाँ पे फिर से इस सिद्धांत के जन्म का जो विकास हुआ वो जर्मनी से हुआ है। कहाँ से हुआ दोस्तों, जर्मनी से हुआ था। फिर आपका 18वीं शताब्दी में कांट तथा 19वीं शताब्दी में हमबोल्ट, रिटर और हेर्ज़ल आदि ने इनका विकास किया। ये 4 महाशय ने हमारे जो भूगोलवेत्ता हैं यूनान के, जर्मन के, वो यहाँ पे इन्होंने विकास किया। हेर्ज़ल की शिष्या जो है वो कुमारी शैम्पूल ने अपने ग्रंथ यानी कि भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में वातावरण के तत्वों द्वारा मानव जीवन के प्रायः सभी पक्षों पर गहरे प्रभाव बतलाए हैं और संसार के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े ब्यौरेवार उदाहरण देकर अनेक वर्णनों की पुष्टि किया है। रिटर एवं हमबोल्ट, यानी कि रिटर और हमबोल्ट जी ने क्या कहा है, यहाँ पे ये हेडिंग हो जाएगा आपका, कि वातावरण के सिद्धांत को स्पष्टता पुष्ट करने का काम जो है वो हमबोल्ट हेर्ज़ल का था। यानी कि किसका था, हमबोल्ट और हेर्ज़ल का था। यानी कि रिटर की जो मानव केंद्रित विचारधारा में इसका विकास हुआ था, फिर भी रिटर ने केवल प्रकृति के प्रभाव को ही मुख्य नहीं माना था, वरन मानव एवं पृथ्वी की पारस्परिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण समझा था। इसीलिए उसने अपने ग्रंथ में पहले ऐतिहासिक भूमिका लिखी थी और पुनः प्रकृति द्वारा डाले गए प्रभावों को दर्शाया था। तो इस तरीके से इन्होंने, रिटर एवं हमबोल्ट जी ने
यहाँ पे बताया कि हम्बोल्ट जी ने और रेटजल जी ने कैसे थे, यानी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बताया कि जो रेटजल हैं वो किसकी शिष्या थी यहाँ पे, से कुमारी सैंपल की, जो रेटजल थे वो कुमारी सैंपल की शिष्या थी रेटजल के। फिर यहाँ पे हम आपको बता दें नेक्स्ट आपकी तरफ कि रिटर की जो शिष्या हैं, रिटर के शिष्यों ने किसी देश के निवासियों के भाग्य पर वातावरण के पारस्परिक संबंधों की चर्चा की थी और र्यूटर ने लिखा था कि डच लोगों में शारीरिक और लगातार काम में जुटे रहने की प्रवृत्ति, बुद्धिमानों से समझने और सोचने की शक्ति, सहनशीलता, कठिन परिश्रम करने की लगन, हठ और अहंकार आदि उन लोगों की विशेषताएं हैं। कहाँ की, जो डच लोगों में शारीरिक और लगातार है, यानी कि उन प्रदेशों में जो कहाँ पे दक्षिणी और उत्तरी पे यहाँ पे बताया गया है वातावरण के संबंधित जो हैं, इनकी ये विशेषताएं वातावरण के फलस्वरूप है। या ये मैंने आपको बताया ना कि ये जो वातावरण से संबंधित फलस्वरूप जो निहित है, उन्होंने समुद्र और नदियों के साथ परिश्रम करके भूमि प्राप्त की है। लोगों के विचारणीय एवं व्यवहार करने के तरीके तथा राजनीतिक और बौद्धिक विकास के में उन चारों ओर के वातावरण का विस्तार और जलवायु की दशाओं का स्पष्ट प्रभाव समाया हुआ है। डॉक्टर हम्बोल्ट ने इस समस्या को अधिक वैज्ञानिक ढंग से लिखा था। उसने इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव किया था कि वातावरण का प्रभाव मानव पर होता है। इन विद्वानों की विचारधाराओं में वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट आभास मिलता है और उसके प्रकृति शक्तियों के प्रभाव को मानव जाति के शारीरिक लक्षणों और मनुष्य के रहन सहन की स्पष्टता प्रदर्शित किया था। वह यह मानता था कि मनुष्य में आश्चर्यजनक बुद्धि और क्षमता द्वारा वह सभी प्रकार की जलवायु को अपने अनुकूल बना सकता है, लेकिन फिर भी वह प्रकृति से पूर्णतः प्रभावित रहता था। रेटजल महोदय ने वातावरणवाद का पूर्ण समर्थन किया है और बताया है कि संसार के विभिन्न भागों में मनुष्यों के रहन सहन और उनकी संस्कृति पर वातावरण का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। उसने कहा था कि मानव समाज, यानी कि जो रेटजल महोदय जी ने कहा है कि मानव समाज और मानव समूह सदैव एक निश्चित प्राकृतिक ढांचे के सीमाओं के अंदर ही पनपते हैं, यानी कि जो मानव शरीर की जो प्राकृतिक ढांचे हैं उसी के सीमा के अंदर ये बढ़ते और फल फूलते हैं। उनके कहने का मतलब ये आता है। और रेटजल की जो शिष्या है कुमारी सैंपल ने वो वातावरणवाद को काफ़ी अधिक विकसित किया है और इसके प्रतिपादन में उन्होंने लिखा था कि मानव वातावरण की उपज है। जो मानव है वो वातावरण की क्या है, उपज है। जैसे मान लो जैसे हम लोग गेहूँ की खेती करते हैं तो गेहूँ की जो उपज माना तो वो मानव को ही माना जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या है कि वातावरण को ही मानव को उपज माना है। इसका तात्पर्य है कि प्रकृति ने मानव को पूर्ण मातृत्व प्रदान किया है और विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने के अनुकूल उसे शक्ति और क्षमता प्रदान की है। फिर उन्होंने बताया था कि शारीरिक लक्षणों के अतिरिक्त मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर भी वातावरण अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। जैसे पर्वतों पर रहने वाले लोगों की मानसिक वृद्धि में कठोरता, कठिन कार्य करने की क्षमता, साहस आदि है, जबकि मैदानी भागों में रहने वाले लोगों में अपेक्षाकृत कम काम करने की क्षमता है। कुमारी सैंपल ने अपनी पुस्तक में प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों जैसे भूमि की बनावट, नदियाँ, समुद्रों, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि की प्रभाव मनुष्य के शरीर पर, उसके जैविकोपार्जन के ढंगों पर, कृषि, उद्योग, परिवहन एवं व्यापार तथा रीति रिवाजों पर और उसकी संस्कृति पर समझाया है। उसके ग्रंथ निश्चयवाद के प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं। आलोचना की गई है कि 20वीं शताब्दी में मानव कार्यकलापों का प्रभाव इनकी दिनानुदिन बढ़ने लगा और निश्चयवाद की मान्यता कम होने लगी। भौगोलिक निश्चयवाद की जो आलोचना है वो निम्न प्रकार से की गई है। ऐसे अनेक प्रमाण हैं कि एक ही वातावरण मानव के विभिन्न समूहों में समान प्रतिक्रियाएं जागृत नहीं करता है। ऐसे
अनेक उदाहरण हैं जहां समान वातावरण होते हुए भी आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में समानता नहीं पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश के समान भौतिक दशाओं में भी उत्तरी कनाडा तथा साइबेरिया में अनेक यानी कि इनके निवासी एस्किमो, लैब तथा लिकेयड लोगों की संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है। ब्राज़ील, कांगो तथा इंडोनेशिया के विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों में अनेक अंतर पाए जाते हैं। एक समान भौतिक वातावरण में सदैव और सर्वत्र समान सांस्कृतिक जीवन नहीं मिलता। फिर दूसरा आपका आता है इसमें कि यद्यपि वातावरण मानव पर प्रभाव डालता है, मानव भी बदले में अपने वातावरण को प्रभावित और परिवर्तित करता है। इस प्रकार पारस्परिक संबंध इतना निकट होता है कि यह जानना मुश्किल हो जाता है कि किसका प्रभाव समाप्त हुआ, यानी कि किसका प्रभाव समाप्त हुआ और दूसरे प्रभाव कहाँ से प्रारंभ हुआ। तीसरा पता है कि उद्योग केवल वातावरण पर निर्भर नहीं करते, इनके वितरण में मानव की योगदान महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय आयात निर्यात नीति पर उद्योग स्थापित होते हुए ये सारे आपके वातावरण से क्या होते हैं, वातावरण से निहित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फिर चौथा आपका आता है कि नगरों की स्थिति वातावरण की अनुकूलता की समर्थन नहीं करती। वास्तव में जैसे जैसे सांस्कृतिक समाज की रचना होती है उस पर वातावरण का प्रभाव उतना ही घटता हुआ दिखाई देता है। पाँचवा आपका था कि डेमोलिन्स ने स्टेपी प्रदेशों के समाज का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब मानव ने मिट्टी को परिवर्तित कर दिया है तो उसने स्थान विशेष के प्रभाव को भी अपने अनुकूल बनाया है। उसके कार्य स्थान की अपेक्षा समाज को स्वरूप प्रदान करने में व्यापक महत्व के बन जाते हैं। अतएव मानव मिट्टी की दास नहीं रहता, वह अपने प्रयासों से उसमें परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो ये कहाँ है, डेमोलिन्स ने जो स्टेपी प्रदेश की समाज के बताया है। उसका ने फिर छठवां आपका इसमें बताया गया है कि प्राचीन निश्चयवाद प्राकृतिक वातावरणों के प्रभावों को अमितता पूर्णता में विश्वास करता है। इसके तात्पर्य है कि इसमें मानव स्वेच्छा का कोई स्थान नहीं है। सभी विद्वान अपने मानव स्वेच्छा को प्रकृति शक्तियों से अप्रभावित मानते हैं। अनेक निश्चयवादी यह मानते हैं कि मानव स्वेच्छा से प्राकृतिक प्रभाव की अवहेलना करता है। तो इस तरीके से आपका जो मानव भूगोल में नियतिवाद के बारे में बताया था उसको यहाँ पे आपको क्लियर किया। अब नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय तथा ग्रामीण अधिवास में भेद कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगरीय तथा ग्रामीण अधिवास में भेद। ये आपका सेक्शन बी में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपका ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका पूछा जाता है। आंसर में लिखेंगे आप कि नगरीय तथा ग्रामीण अधिवास में भेद, यानी कि क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन रूरल एंड उर्बन सेटलमेंट। तो ये होता है यानी कि नगरीय तथा ग्रामीण, डिस्टिंक्शन ऑफ बिटवीन रूरल एंड उर्बन। उर्बन का मतलब होता है नगरीय सेटलमेंट। इसमें आपको लिखना है कि नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवासों से अपने कार्यों में भिन्न होते हैं। ग्रामीण अधिवासों का आधार कृषि होता है, जबकि नगरीय अधिवासों का आधार उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापार होता है। ग्रामीण अधिवासों से इनकी भिन्नता निम्नलिखित आधार पर की जाती है। फिर इसमें अब एक तरफ होगा यानी कि ग्रामीण अधिवास और दूसरी तरफ आपका आता है नगरीय अधिवास। अब आप ग्रामीण अधिवास में पहला लिखते हैं कि गाँव का बसाव जो है विरल यानी कि अव्यवस्थित होता है, जहाँ गली नाली, प्रकाश, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। यानी कि जो ग्रामीण, जहाँ ग्रामीण के जो निवासी हैं, जो ग्रामीण में रहने वाले क्षेत्र हैं, उसमें यहाँ पे आपको बताया है। नगरीय में ये चीज़ें क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। जैसे नगरों में जो बसाव सघन है वहाँ पे नाली, प्रकाश एवं चिकित्सा, पार्क, स्कूल, अस्पताल, सिनेमा हॉल आदि की व्यवस्थाएँ होती हैं। यहीं पे दूसरे की बात, अब दूसरा बात कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के बराबर होती है। यहाँ पर मानव को सब
व विकसित सदन समुचित प्रबंध नहीं है। दूसरा यहाँ पे कि यहाँ पर मानव को सभ्य विकसित जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त साधन है। साहित्य, कला, वाणिज्य, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी साधन मौजूद हैं। फिर तीसरा आपका आता है गाँव के में प्रशासन के केंद्र, सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन, न्यायालय सुविधा नहीं होती है और इन सब का केंद्र नगरों में सर्वत्र उपलब्ध होता है। तो इस तरीके से ये दूसरा आपका आता है यहाँ पे कि मानव जीवन जो विकसित साहित्य, कला, वाणिज्य, इसके केंद्र भी स्थापित होते हैं नगरों में। और यहाँ पे आपका गांव में प्रशासन केंद्र, सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन तथा न्यायालय की सुविधा नहीं है। पुलिस और स्टेशन तथा न्यायालय सुविधा गांव में स्थापित नहीं होती हैं, जबकि नगरों में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। चौथा आता है गाँव में जनसंख्या का घनत्व कम होता है और नगरों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और यही चीज़ अगर आप बात करें पाँचवा, तो पर्यावरण प्रदूषण के ना के बराबर है और स्वच्छ वायु में सांस लेते हैं। तो ये गांव में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बात है कि जो गांव का दो चीज़ें हैं, एक तो पर्यावरण बहुत ही शुद्ध होता है और सांस लेने में आपको बहुत ही कठिनाई नहीं होती है। और यहाँ पे यानी कि जो नगरों में है वो पर्यावरण जो है वो प्रदूषण सर्वाधिक नगरों में है। ये लोग स्वच्छ वायु के लिए तरस जाते हैं। तो ये है नगरों के लिए। और फिर यहाँ पे हम बता कि छठवां यानी गाँव में प्रायः मूल निवासी ही रहते हैं और बाहरी लोगों का अभाव रहता है। यानी गाँव में जो है वो मूल निवासी ही रहते हैं, बाहरी लोगों का अभाव रहता है। छठवां आपका आता है इसमें कि नगर अनेक धर्मों के केंद्र होते हैं, यहाँ देश विदेश के लोग भी आकर बस जाते हैं। तो इस तरीके से आपको नगर और जो गांव हैं इसके बारे में बताया आपको, यानी कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का जो चीज़ें व्यवस्थित और अव्यवस्थित है उसके बारे में यहाँ पे हमको आप लोगों को क्लियर किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नगर और गांव की जो स्थिति इसके बारे में। और आपको इसके पहले मैंने लॉन्ग आंसर बताया, इसमें फिर आपको ये चीज़ें ये क्वेश्चन बताया। तो ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न पे पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। और मैं अगले वीडियो के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो आपके पेपरों में बार बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।